वेलकम गाइस। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैडी कम फिश फार्मिंग के बारे में। तो थोड़ा सा चलिए हम लोग रिव्यू देख लेते हैं लास्ट क्लास के बारे में। What is integrated fish farming? When fishery is integrated with other agricultural allied enterprises, the type of farming is called integrated fish farming. तो यानी जब हम फिश की फार्मिंग किसी और चीज़ के साथ करते हैं, जैसे कि पैडी हो गया या फिर हर्ब्स हो गया या फिर एक्वेटिक हर्ब्स हो गया या फिर कोई भी कैटल हो गया या लाइफ स्टॉक हो गया, तो इस तरह के फार्मिंग को हम इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहते हैं। और इस तरह के फार्मिंग में फिशेस को मेजर कम्युनिटी माना जाता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर कैन बी इंटीग्रेटेड विथ राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कैटल, पिग, डक etc. जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग एग्रीकल्चर और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ कर सकते हैं फिशेस की। तो इसमें हमारा इंक्लूडेड है राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कैटल, पिग एंड डक। Now next, it's a very unique and lucrative venture. It provides high farmer income through the two different types of crops, make available cheap protein sources for रूरल पॉपुलेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह की फार्मिंग जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है फार्मर्स के लिए भी। यानी वो कम से कम टाइम में कम से कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और ये उनके इनकम को हाई करने में भी मदद करता है। और इस तरह के फार्मिंग में हम इनपुट तो कम डालते हैं बट हमारा आउटपुट जो होता है वो बहुत अच्छा मिलता है हमें। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये है थोड़ा इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का स्ट्रक्चर कि बीच में एक पॉन्ड है और उसमें फिशेज़ है और बगल में अलग अलग तरह की फार्मिंग की जा रही है, जैसे कि लाइफ स्टॉक की फार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फूड की फार्मिंग हो रही है, फूड ग्रेन्स की फार्मिंग हो रही है। तो इस तरह की फार्मिंग बहुत बेनिफिशियल होती है। तो जो हम लोग कैटल या लाइफ स्टॉक रखते हैं उनका जो मैन्योर है वो डायरेक्टली हमारे वाटर में आता है। अगर आप चिकन हैग या फिर डक को रख रहे हैं या फिर कोई भी कैटल को रख रहे हैं तो उसका जो भी मैन्योर है आपका डायरेक्टली पॉन्ड में आएगा और पॉन्ड को न्यूट्रिएंट रिच बनाएगा, जो कि फिशेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है और फिशेस इन्हीं के ऊपर अपना फीड करती है। नेक्स्ट, फिश फार्मिंग विथ एग्रीकल्चरल क्रॉप। तो इस तरह के फिश फार्मिंग में हमारा पैडी का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप में। राइस कम फिश कल्चर, तो देखिए इस तरह की एरिया में राइस कम फिश कल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा है ये हमारा राइस फील्ड है, ठीक है, और इसके बीच में एक कैनाल टाइप का बनाया गया है या फिर आप कह सकते हो ट्रेंच टाइप का बनाया गया है, जिसमें हम फिशेस को छोड़ देते हैं और वो फिशेस ग्रो हो जाती है ये राइस के साथ साथ। तो हम दोनों की कल्चर एक साथ कर रहे हैं और दोनों को हम जब मार्केट में सेल करते हैं तो दोनों का प्राइस वैल्यू भी अच्छा खासा हमें मिल जाता है। तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल बेनिफिशियल भी होता है। नेक्स्ट, एक्वाकल्चर विथ इंटीग्रेटेड ऑफ पैडी कल्चर। तो इस तरह के फार्मिंग को हम मतलब एक्वाकल्चर विथ इंटीग्रेटेड पैडी कल्चर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रॉल फिशेज जापान हैड टू टेक राइस बेस्ड फिश कल्चर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। तो जापान ने भी इस तरह की राइस कल्चर परफॉर्म की थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। नेक्स्ट है, इन इंडिया देयर आर कंसिडरेबल स्कोप फॉर दिस प्रैक्टिस इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इस तरह के आसाम में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में इस तरह की फ़िश फार्मिंग की प्रैक्टिसेस की जाती है। वेयर इनफ वाटर इज़ प्रेजेंस ड्यूरिंग द कल्टिवेशन, जहाँ पे हमारा इनफ वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके लिए वाटर की क्वालिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। ज़्यादा वाटर की क्वालिटी होगी तभी हमारा फ़िश कल्चर भी अच्छे से हो पाएगा और अगर हमारा वाटर क्वांटिटी कम होगी तो वहाँ पे फिश कल्चर परफॉर्म करना मुश्किल है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ राइस फिश कल्चर। तो इसके क्या एडवांटेजेस? सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। तो हम वहाँ पे प्रॉपर लैंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस तरह के कल्चर से, यानी कम से कम लैंड में हम फिशेस की भी कल्चर कर सकते हैं और पैडी की भी कल्चर कर सकते हैं और दोनों का कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होता ही है। नेक्स्ट है हमारा लिटिल एक्स्ट्रा लेबर, और थोड़ा बहुत उसमें लेबरिंग हमें लगता है दोनों के लिए मेंटेन करने के लिए, तो इसका अलग से हमें लेबर कॉस्ट देना कुछ भी पड़ता नहीं है।
नेक्स्ट है हमारा सेविंग ऑन लेबर कोस्ट टुवर्ड्स वीडिंग एंड सप्लीमेंट फीडिंग। तो हमारे यहाँ पर सप्लीमेंट फीडिंग या फिर वीडिंग का कॉस्ट भी बहुत कम आता है। फिशेज जो होती है वो हमारे पैडी में जो वीड्स होते हैं उनको डिसइंटीग्रेट कर देती है, यानी उनको ख़त्म कर देती है उन पर फीड करके। नेक्स्ट है इन्हेंस राइस यील्ड, और राइस की जो क्वालिटी है वीड्स के हट जाने के बाद या फिर स्टेम बोरर या प्लांट बोरर जो होते हैं उनको फिशेस खा लेती है, इसीलिए वहाँ हमारा राइस की यील्ड भी इन्हेंस हो जाती है। नेक्स्ट है एडिशनल इनकम थ्रू डाइवर्सिफाइड हार्वेस्ट ऑफ राइस एंड फिश फ्रॉम वाटर एंड अदर क्रॉप्स बर्ड्स डाइट। तो इसमें क्या होता है कि एडिशनल इनकम भी हमें मिल जाती है फिश के साथ साथ पैडी की कल्चर करते हुए भी, यानी हम दोनों को सेल करके अच्छा खासा अमाउंट ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट राइस वैरायटी एंड फीचर। तो किस तरह की राइस वैरायटी और उस राइस की क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे राइस वैरायटी में आता है ADT 6, ADT 7, राजा रंजन, पताम्बी 17, 16 आर सुटेबल। तो इस तरह की हमारी जो राइस की ब्रांड है या फिर राइस की नेमिंग जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट होती है इस तरह के फिश फार्मिंग प्लस पैडी फार्मिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द स्पीसीज शुड हैव स्ट्रॉन्ग रूट कंडीशन एंड ऑल्सो कैपेबल विथ स्टैंडिंग फ्लड कंडीशन। तो इस तरह के क्रॉप जो पैडी क्रॉप है उसका जो रूट है वो स्ट्रांग होना चाहिए और वो फ्लड के कंडीशन को भी झेल पाए, इस तरह के हमें पैडी क्रॉप चाहिए होते हैं इस तरह के कल्चर के लिए। नेक्स्ट है फर्दर दे हैव 180 to 200 डेज लाइफ स्पैन, सो इन बिटवीन फिशेज ऑल्सो कैन कल्चर फॉर 4 to 5 मंथ टेन्योर। तो होता क्या है कि जो इस तरह के जो राइस क्रॉप है हमारे, इस तरह के जो राइस क्रॉप होते हैं इस वेराइटी के, वो क्या आते हैं 180 से 200 डेज की इसकी लाइफ स्पैन होती है। तो इसके अंदर अंदर क्या होता है हमारा फिश का भी कल्चर अच्छा खासा हो जाता है और इस तरह के पैडी को ग्रो करने में या फिर फिश को ग्रो करने में 4 to 5 मंथ का टाइम लगता है। तो ये दोनों हमारी एक ही टाइम पे रेडी होकर के तैयार हो जाती है। कभी कभी किस कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें पैडी हमने कट करके हार्वेस्ट करके हटा लिया, उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, और जो हमारा पैडी का जो फील्ड है उस फील्ड में फिशेस अभी भी रहती है और उसके बाद उसको धीरे धीरे हार्वेस्ट करके फिशेस को सेल किया जाता है मार्केट में। नेक्स्ट है फिश स्टॉकिंग, किस तरह की फिशेस रखनी चाहिए। अभी हमने देखा कि किस तरह की राइस क्वालिटी रहनी चाहिए, अब हम देखेंगे कि किस तरह की फिशेस को हमें स्टॉक करना चाहिए इस तरह की फार्मिंग में। तो मस्ट बी केपेबल ऑफ टॉलरेटिंग स्वॉलो वाटर, हाई टेम्परेचर, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल एंड हाई टर्बिडिटी। तो मतलब क्या होना चाहिए कि फिशेज जो हमारी होनी चाहिए सैलो वाटर में अच्छे खासे अपना सर्वाइवल कर सके, इस तरह की फिशेज होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर को सर्वाइव कर सके, और अगर वाटर में ऑक्सीजन कम, डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम भी है तो भी वो फिश क्या करे, उसको विथ स्टैंड कर पाए उसके साथ। नेक्स्ट है हमारा फिश सीड स्टॉक जनरली जून टू अगस्त। तो फिश की जो सीडिंग होती है या फिर स्टॉकिंग कह लो वो आपका जून टू अगस्त में की जाती है। नेक्स्ट है हमारा IMC। तो इसमें हम कुछ तरह की फिश स्पीसीज देखेंगे जो इस तरह के फिश फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एल बाटा, लेबियो बाटा, फिर एनाबस, म्यूरेल, कैटफिश, मुगिल, तिलापिया। तो इस तरह की जो फिशेज है वो हमारा इस तरह की फिश फार्मिंग में स्टॉकिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको ये एग्ज़ाम पर्पज़ से भी लिखने में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो मैंने राइस की वैरायटी बताई और ये वैरायटी बताई वो दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम। तो इस तरह के फिश कम पैडी फार्मिंग में 2 तरह की कल्चर सिस्टम होती है, दैट इज़ योर साइमल्टेनियस कल्चर एंड रोटेशनल कल्चर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप को जब हम लगाते हैं या फिर जो फिश होती है उसका कल्चर करते हैं तो वो हमारा रोटेशनल टाइप हो गया, और साइमल्टेनियसली यानी एक के बाद जब एक हम कल्चर करते जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइमल्टेनियस कल्चर, राइस फिश कल्टीवेट टुगेदर। तो इस तरह के फिश कल्चर में क्या होता है कि राइस और फिश का कल्टीवेशन एक साथ होता है, क्योंकि हम IFF पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि राइस कम फिश, पैडी कम फिश फार्मिंग, तो उसके बारे में ही देख रहे हैं। तो डिज़ाइन ऑफ राइस प्लॉट, तो साइमल्टेनियस कल्चर में हमारा जो राइस का प्लॉट है उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो एरिया हमारा होना चाहिए 0.1 हेक्टेयर का, मे बी इकोनॉमिकल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मली 4 राइस प्लॉट। तो हम नॉर्मली 4 राइस प्लॉट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर
250 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, ठीक है, वो जो प्लॉट हम फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिच। डिच यानी क्या होता है कि जैसे कि ये राइस फील्ड है तो इसके अंदर में हम थोड़ा सा डिप कर देते हैं सॉइल को, ताकि उसमें फिशेज आराम से अपना सर्वाइवल कर पाए। तो इस तरह के डिग को हम क्या कहते हैं, डिचेस कहते हैं, ठीक है। इज क्रिएटेड इन ईच प्लॉट 0.5 मीटर विड्थ। तो इस तरह के डिचेस का जो मैंने अभी बताया, ये जो डिच हम क्रिएट कर रहे हैं इसका जो विड्थ या फिर डेप्थ है वो हमारा होना चाहिए 2.75 मीटर और विड्थ होना चाहिए, और 0.5 मीटर हमारा डेप्थ होना चाहिए। क्लियर? द डिचेज हैव कनेक्शन विथ मैनी वाटर सप्लाई थ्रू इनलेट आउटलेट सिस्टम। तो इस तरह के जो हमारे डिचेज होते हैं, जो हमारे यहाँ पे डिचेज है, इस तरह के डिचेज में क्या होता है, हमारा इनलेट और आउटलेट सिस्टम लगा हुआ रहता है वाटर सप्लाई। तो इसमें यानी हमारा वाटर जो आ रहा है वो हमारा इनलेट हो गया, इनलेट सिस्टम, और जब यहाँ से वाटर, गंदा वाटर हो गया, वो जब जा रहा है तो ये हमारा हो गया आउटलेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है इट सर्व्स एज रिफ्यूज विच फिशेज आर नॉट foregoing among the rice plant also serve as a capture channel when the water level goes down। तो हमारा कुछ वाटर चैनल में, राइस में कुछ वाटर चैनल्स भी लगे हुए रहते हैं। जब वाटर का लेवल बहुत कम हो जाता है, इस तरह के फील्ड में जब हमारा वाटर का लेवल बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है कि फिशेज हमारे इस तरह के चैनल में क्या हो जाती है, कैप्चर हो जाती है, ताकि उनको कोई हार्म ना हो, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। अगर वाटर क्वांटिटी हमारी फील्ड में कम भी हो गई हो तब भी हमारी फिशेज सर्वाइव कर पाए। अब इस तरह के किस तरह के फील्ड टाइप में हमारा राइस कम, पैडी कम फिश कल्चर होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेरीमीटर टाइप। तो इस तरह के टाइप में क्या होता है कि ये हमारा हो गया पैडी फील्ड, ठीक है। ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि हमारा क्या हो गया, पैडी फील्ड हो गया, इसमें हमारी पैडीज लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये जो है साइड एरिया, ये हमारा क्या होता है, डिकीज हो गया, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा डिप होगी अंदर में। तो ये हमारा डिचेस हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, फिश का कल्टीवेशन करते हैं साइड बाय साइड, और बीच में क्या करते हैं, सारे क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मेजरमेंट दिया है वो आप देख लेना। नेक्स्ट है प्लेस द पैडी ग्रोइंग एरिया इन द सेंटर। द पैडी ग्रोज एरिया शुड स्लाइटली स्लोप ऑल ओवर साइड्स टुवर्ड्स द पेरीमीटर ट्रेंच। तो इस तरह के एरिया में क्या होता है कि हमारा, जैसे मैंने अभी बताया वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है कि पैडी को हम बीच में लगाते हैं, पैडी का कल्टीवेशन हम बीच वाले एरिया में करते हैं, और साइड वाले एरिया में हम फिशेस की कल्चर करते हैं। तो दोनों टुगेदर एक साथ की जाती है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हमारा पेरीमीटर टाइप है। देखिए इसका एक पिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो बीच में हमने क्या किया हुआ है, पैडी का प्लॉट लगाया हुआ है, और साइड में हमारी फिशेज है। अब हम देखिए यही पे था, ये फिगर आपका साइड व्यू है कि इस पे ये हमारा पैडी फील्ड्स है, ये जो हमारी है ये हमारी पैडी फील्ड्स है, और ये हमारा ट्रेंचेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पैडी प्लॉट है, यहाँ पे हमारी पैडीज लगी हुई है, और यहाँ पे हमारा फिशेज है, ठीक है। अब आता है सेंट्रल पॉन्ड टाइप। तो सेंट्रल पॉन्ड टाइप में क्या होता है कि हमारा पॉन्ड जो होता है वो हम बीच में क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस पॉन्ड में हम क्या करते हैं, फिशेस का कल्टीवेशन करते हैं बीच में, और साइड में क्या करते हैं, हम पैडी की कल्टीवेशन करते हैं। बीच में हम फिश की कल्चर करते हैं, और साइड में हम पैडी की कल्चर करते हैं, ठीक है। और इसको भी, ये बीच वाला हमारा सेंट्रल पॉन्ड कहलाता है, ठीक है, और साइड वाला हमारा पैडी प्लॉट कहलाता है, और इसका मेजरमेंट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है इन दिस डिज़ाइन द पैडी ग्रोइंग एरिया ड्रेन्स इनटू द सेंट्रल पॉन्ड। तो जितना भी पैडी है हमारा वो साइड में लगा हुआ रहता है, और सेंटर में हमारा पॉन्ड रहता है फिश की कल्चर के लिए। दिस इज़ योर रियल इमेज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा पैडी, साइड साइड में हमारा पैडी का प्लॉट है, और बीच में हमारा क्या है, पॉन्ड है। आपने गाँव में या फिर अपने विलेज में देखा होगा कि इस तरह का कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है ये हमारा साइड व्यू है। साइड व्यू में ये हमारा पैडी फील्ड्स है, और ये हमारा सेंट्रल पॉन्ड है, इसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है। तो आप एग्जाम में दोनों तरह के में से जो आपको सुटेबल लगे वो फिगर या फिर दोनों फिगर बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लेटरल ट्रेंच सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम में हमारा क्या होता है कि प्लॉट, जो हमारा पैडी प्लॉट रहता है वो बीच सेंटर में लगाया जाता है, और साइड में हम ट्रेंचेस बनाते हैं जिसमें हम फिशेस को कल्टीवेट करते हैं, और बीच में पैडी कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पैडी प्लॉट है, और ये हमारा फिश कल्चर एरिया है, ठीक है, और इसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है। तो
dig a trench at one end of the moderately sloping paddy field or dig two trenches, या फिर हम एक ट्रेंच बना सकते हैं या फिर हम डबल ट्रेंच भी बना सकते हैं अगर आपके पास जैसा एरिया हो. Pond at opposite end of the paddy growing area, the total water area should be about 1/3 of the land area. तो वाटर एरिया हमारा 1/3 होना चाहिए लैंड एरिया के कंपेरिजन में. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये हमारा रियल इमेज है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारा पैडी कल्चर परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे हमारी फिश कल्चर परफॉर्म हो रही है. और ये हमारा साइड व्यू है जिसमें यहाँ पे पैडी प्लॉट है और ये हमारा ट्रेंचेज रहा जिसमें हम फिशेस को ग्रो करते हैं. अब इसका कल्चरल सिस्टम, सेकेंड वन इज कल्चरल सिस्टम. तो वो हमारा साइमल्टेनियसली कल्चर था और ये हमारा क्या है, कल्चरल सिस्टम. तो एज द मानसून एडवांसेज द एंटायर पैडी प्लॉट कवर्स बाय सिंगल लेयर ऑफ वाटर. द वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेन इरीगेशन चैनल. तो जैसे जैसे हमारा मानसून आता है तो पैडी प्लॉट में सिंगल लेयर ऑफ वाटर क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है. तो उसमें जब हम पैडी और फिश की कल्चर करते हैं तो क्या कहलाता है हमारा कल्चरल सिस्टम. Apply 250 ppm MOC to removal weed before the plantation. Organic plus inorganic fertilizer shot apply by the paddy field and waterways. It will and help produce primary production. तो इस तरह के ये में क्या होता है कि वीड को हम पहले रिमूव कर लेते हैं और उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्लांटेशन करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल करके. ठीक है. सोज अप्लाई एंड पैडी फील्ड वाटरवेज इट विल हेल्प टू प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोडक्शन. तो इस तरह के कल्चर में हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाता है. आफ्टर 10 to 15 days द राइस ट्रांसप्लांटेशन एंड आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूट सिस्टम पैडी फील्ड विथ वाटर ग्रेजुअली. तो क्या होता है 10 to 15 days में हमारा क्या होता है, राइस की जो रूट सिस्टम है वो डेवलप होने लगती है. नेक्स्ट है फिश स्टॉक डेंसिटी. अब हम इसमें फिश स्टॉक डेंसिटी का देख लेते हैं. तो फिश स्टॉक डेंसिटी हमारी कितनी होती है इन केसेस ऑफ फ्राई यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट फिशेस को हम पॉन्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर की होती है और 5000 हेक्टेयर फिंगरलिंग्स 5000 हेक्टेयर एरिया में होती है. ठीक है. फ्राई को हम डालते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ फ्राई को, और फिंगरलिंग्स जो फ्राई से हमारी थोड़ी सी बड़ी होती है. एज कॉम्पेरेटिव टू फ्राई फिंगरलिंग्स आर बिगर देन फ्राइज. तो फ्राइज कितनी सेंटीमीटर, फिंगरलिंग्स कितनी सेंटीमीटर की होती है 8 to 10 सेंटीमीटर की, और इसको कितने बड़े एरिया में डाला जाता है 2000 हेक्टेयर एरिया में. नेक्स्ट है नेचुरल फूड प्लैंक्टन्स कैन इंक्रीज पैडी फील्ड इट्स इफ सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एडिशनली एडेड इन फील्ड. तो नेचुरल फूड प्लैंक्टन्स हमें वहाँ पे अगर कहीं पे पॉन्ड है तो वहाँ पे नेचुरल प्लैंक्टन्स तो खुद ब खुद अवेलेबल होगी जो कि फिशेस क्या करती है उस पर अपना फीड करती है. नेक्स्ट है हमारा, और सम अमाउंट और थोड़ा बहुत हम उसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं ताकि उस पॉन्ड का ग्रोथ अच्छे से हो, उसमें न्यूट्रिएंट और मिनरल्स की कमी नहीं हो और फिशेस उसमें अच्छे से डेवलप कर पाएँ. इंसेक्टिसाइड लाइक फुरेडॉन कार्बोफुरैन मिक्स्ड विथ बेसल फर्टिलाइजर में अप्लाइंग 1 kg पर हेक्टेयर वंस ड्यूरिंग द फाइनल हार्वेस्टिंग. तो हार्वेस्टिंग के टाइम हम एक बार एक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं. ठीक है. 1 kg फर्टिलाइजर यूज करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, पर हेक्टेयर के लिए. इट मे बी स्टार्टेड दैट फिश ग्रोन इंसेक्टिसाइड यूज राइस फील्ड आर सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो ये हमने देखा कि इंसेक्टिसाइड का यूज़ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ होता है. ठीक है. ज़्यादा नहीं बट इतने अमाउंट में. ठीक है. नेक्स्ट है आफ्टर 10 to 20 वीक द कल्चर द राइस फील्ड आर स्लोली ड्रेन्ड ऑफ एट द टाइम द फिश कैन हार्वेस्टेड. तो 10 to 20 वीक्स में हमारा क्या होता है कि राइस का कल्चर हो जाता है और धीरे धीरे हम क्या करते हैं फिशेस का हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं. इन सम केसेस फिशेस कैन केप्ट इन डीचेज आर सम मोर डेज. तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फिशेस को अगर फिश की क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्या होता है डीचेज में फिशेस को छोड़ दिया जाता है अच्छे से उनके ग्रोथ के लिए. ठीक है. फिश आर हार्वेस्टेड ऑलमोस्ट 1 वीक प्रियर टू द राइस हार्वेस्टेड. तो फिश को कब हम हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जब हमारा राइस हार्वेस्ट हो चुका होता है उसके 1 वीक बाद. ठीक है. फिशेस को हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं. उसका सप्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है, टू इन्हेंस द फिश ग्रोथ. सप्लीमेंट्री फीडिंग उसमें हम प्रोवाइड करते हैं ताकि फिश का ग्रोथ को हम क्या कर सके, इन्हेंस कर सके. ठीक है. अब इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं.
Fish increase the rice yield, which is chiefly due to the indirect organic fertilizer through the fish excrement and also control unwanted filamentous algae। तो फिशेस क्या करती है कि राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, क्योंकि जब हम राइस की कल्चरिंग करते हैं या फिर पैडी का कल्चर करते हैं तो उसमें क्या होता है, वीड्स होती है या फिर स्टेम बोरर उसमें अटैक कर देती है। तो फिशेस क्या करती है, वीड को एलिमिनेट करने में, स्टेम बोरर को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है, जिससे हमारा क्या होता है, पैडी प्लॉट का जो कल्चर है वो हेल्दी रहता है और पैडी अच्छे से उसमें ग्रो कर पाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल अनवांटेड वीड्स। यही मैंने अभी बताया कि वीड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। अनवांटेड वीड्स जो उग जाते हैं पैडी के प्लॉट में उसको एलिमिनेट करने में फिशेस हेल्प करती हैं। इंसेक्ट पेस्ट्स लाइक स्टेम बोरर विच कैन कंट्रोल बाय म्यूरल्स एंड कैटफिश। तो आपको पता होगा कि कुछ फिशेज हमारी कार्निवोरस नेचर की होती है, कुछ फिशेज हमारी हर्बीवोरस नेचर की होती है। तो कुछ जो हमारी कार्निवोरस फिशेज होती है लाइक कैटफिश हो गया, म्यूरल्स हो गई, ये जो स्पीसीज है ये क्या करती है कि स्टेम बोरर जो होती है फिश पैडी फील्ड में उनको खा जाती हैं। नेक्स्ट है फिश ऑल्सो फीड aquatic intermediate host such as malaria causing mosquito larva, therefore control waterborne diseases। तो आपने गम्बूसिया का नाम सुना होगा, गम्बूसिया का नाम सुना होगा आपने कि एक तरह की क्या है हमारी फिशेज है जो कि किसके ऊपर फीड करती है, मॉस्किटो के ऊपर, और ये मलेरियल कंट्रोल में भी बहुत यूजफुल रही है, ठीक है। तो इस फिश का नाम आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्या नाम है फिश का, गम्बूसिया। फिश ऑल्सो फीड एक्वेटिक इंटरमीडिएट होस्ट सच एज मलेरिया काउजिंग मॉस्किटो लार्वा, देयरफॉर कंट्रोल वाटर बॉर्न डिजीज। तो फिशेस क्या करती है, वाटर बॉर्न डिजीज को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करती है बाय ईटिंग देयर लार्वास, ठीक है। राइस फील्ड सर्व एज अ नर्सरी टू ग्रो फ्राई टू फिंगरलिंग। तो राइस फील्ड हमारा एक नर्सरी के जैसा एक्ट करती है जिसमें हम फ्राई को या फिर फिंगरलिंग्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और इनको हम मार्केट में डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस। यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल इज़ ऑफ्टन नॉट फिजिबल। तो हम जो एग्रोकेमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो समटाइम्स अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द वाटर लेवल में नॉट पॉसिबल फॉर ऑल टाइम डिपेंडेंट ऑन द फिश साइज एंड ग्रोथ। तो हम वाटर का लेवल हर समय मेंटेन करके नहीं रख सकते, कभी कभी जो वाटर कंटेंट है हमारा वो हमारा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें फिश का साइज और ग्रोथ भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा फिश लाइक ग्रास कार्प में फीड राइस सीडलिंग। तो कुछ ऐसी फिशेज है जो हर्बीवोर्स फिशेज है वो क्या करती है कि राइस की जो सीडलिंग होती है उस पर फीड कर जाती है। तो ये हमारा क्या कर रही है, पैडी फील्ड को इनडायरेक्टली हार्म कर रही है। कॉमन कार्प लाइक तिलापिया में अपरूट द प्लांट। तो जो कॉमन कार्प हमारी है तिलापिया वो कभी कभी क्या करती है, प्लांट को अपरूट कर देती है। नेक्स्ट है हाउ एवर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में ओवरकम थ्रू द जुडिशियस मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेजेस नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आराम से, तो इसीलिए ये हमारी ज़्यादा बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल कल्चर। तो ये हमारा सेकेंड कल्चर टाइप है जो कि है हमारा रोटेशनल कल्चर। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम राइस एंड फिश कल्चर अल्टरनेटिवली। तो आपने रोटेशन सुना, इस वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के पैडी कम फिश कल्चर में क्या होता है हमारा कि एक टाइम तो राइस लगाया जाता है, देन फिश की कल्टीवेशन होती है, फिर जब फिश कल्टीवेट हो जाता है, हार्वेस्ट हो जाता है, तो हमारी फिर से राइस की कल्टीवेशन होती है। जब हमारा राइस हार्वेस्ट हो जाता है तो फिर से हमारी फिश का कल्टीवेशन होता है। ये मतलब साइक्लिक वे है, ठीक है। रोटेशनल यानी ये साइक्लिक है, पैडी टू फिश, पैडी फिर फिश, फिश फिर पैडी, ऐसे करके ये कल्चर किया जाता है। द राइस फील्ड कन्वर्टेड इनटू अ फिश पॉन्ड आफ्टर पैडी हार्वेस्टेड। तो जब हमारा पैडी हार्वेस्ट हो जाता है तो राइस फील्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिश पॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन यूज ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस के दौरान जब हमारा वहाँ से पैडी हट चुका है तो उसमें हम हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। A greater water depth could be maintained throughout the fish culture period। तो इस तरह के कल्चर में हमारा वाटर डेप्थ को भी मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है, फिश कल्चर पीरियड के थ्रू। तो जैसे कि अगर आप राइस लगा रहे हो, ठीक है, पैडी की कल्चर कर रहे हो, तो उस टाइम आपको ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ नहीं चाहिए होता है,
ठीक है। बट जब आप फिश की कल्चर कर रहे हो, फिशेस की कल्चर कर रहे हो पॉन्ड में, तो आप उसमें आप क्या कर सकते हो, डेप्थ उसकी बढ़ा सकते हो, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ कर सकते हो, और इसमें आपको डेप्थ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कल्चर सिस्टम हमारा कैसा होता है। आफ्टर राइस हार्वेस्टेड द फील्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर फिश कल्चर। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जब राइस हमारा हार्वेस्ट हो जाए तो हम किसका कल्चर करते हैं, फिश का कल्चर करते हैं, ठीक है। एनी टाइप ऑफ कार सुटेबल स्पीसीज सी कार्पियो म्यूरल्स एंड कैट फिशेज कैन कल्चर। तो इसमें किसी भी तरह के कार फिश को हम कल्चर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे स्पीसीज दिए, कार्पियो म्यूरल्स एंड कैट फिशेज को, ठीक है। इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी क्या होती है कि कितने फिशेस को हम स्टॉक कर सकते हैं। तो फ्राइज यानी स्मॉल फिशेस जो हमारी होती है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक की, उसको हम 20,000 हेक्टेयर एरिया में, पर हेक्टेयर एरिया में स्टॉक कर सकते हैं। और फिंगरलिंग्स को 6,000 पर हेक्टेयर में हम स्टॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द फ्राई आर हार्वेस्टेड आफ्टर 10 to 12 वीक्स। तो फ्राइज को कब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, 10 to 12 वीक्स के अंदर अंदर। वाइल द फिंगरलिंग्स आर हार्वेस्टेड 6 to 7 वीक। तो फिंगरलिंग्स को कब किया जाता है, 6 to 7, क्योंकि फिंगरलिंग्स है यानी वो फ्राई से बड़ी है तो वो जल्दी ही ग्रो हो जाएगी, और फ्राई जो है वो बहुत छोटी है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ग्रो होने में। द फील्ड एंड इनकम इज हायर इन दिस सिस्टम साइमल्टेनियसली सिस्टम। तो एज कंपेरिजन टू साइमल्टेनियस सिस्टम, इसमें जो यील्ड और इनकम होता है हमारा वो क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। अब हम एक केस स्टडी टाइप्स पढ़ेंगे, फिश कल्चर इन पोकली फील्ड। तो ये कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, इस तरह का जो फिश फार्मिंग है, फिश कम पैडी फार्मिंग, वो केरला में परफॉर्म की जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिस डन इन अ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेनली इन केरला। तो इंडिया के साउदर्न पार्ट में होता है, कौन से स्टेट में, केरला में इस तरह का हमको फील्ड सिस्टम देखने को मिलता है। The term Pokali used in the common refers to as a salt-tolerant traditional rice cultivator grow in a coastal saline soils of Kerala as South India, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी पोकली यूज्ड इन अ कॉमन रेफर्स टू अ सॉल्ट टॉलरेंट ट्रेडिशनल राइस कल्टिवेटर ग्रोन इन अ कोस्टल सलाइन सॉइल केरला इन साउथ इंडिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सॉल्ट टॉलरेटिंग राइस होती है, ठीक है, वो यहाँ पर ग्रो की जाती है। कोस्टल, आपको जैसे पता है कि कोस्टल एरिया है तो वहाँ के वाटर मरीन टाइप की होगी, तो उस तरह का राइस वैरायटी को जब हम ये करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उसी को पोकली सिस्टम कहा जाता है। ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है हमें, साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। साउथ इंडिया कौन से स्टेट में, केरला में। नेक्स्ट है हमारा, फिश एंड प्राउन कल्चर टुगेदर ऑन अ रोटेशनल बेसिस इन अ पोकली राइस फील्ड। तो इसमें कौन सा टाइप यूज़ किया जाता है, रोटेशनल बेसिस। रोटेशनल मीन्स एक बार फिश रहेगी, फिश हार्वेस्ट होगी तो फिर क्या लगेगा, पैडी हार्वेस्ट होगी तो क्या लगेगा, फिश। तो ये हमारा चेंज होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, these fields are under influence by Wembund backwater and which are in turn controlled by tides। तो ये हमारा किससे होता है, वेम्बर्न बैकवाटर में किया जाता है इस तरह के कल्चरिंग को प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हमारा पोकली सिस्टम का फिगर है। द पोकली ट्रैक विच इज comprised of low-lying waterlogged area although the saline coastal belt. Soil is stiff impervious clay rich in organic matter with regard to the nutrient status. The soil is highly fertile with the respect of major nutrient। तो हमारा क्या होता है, वहाँ का जो सॉइल का न्यूट्रिएंट होता है, वहाँ का ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और स्टिफ क्ले वहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ पे हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन भी चेंज हो रही है, इसके वजह से वहाँ हमारा सॉइल का भी जो टेक्सचर है वो चेंज होगा। ड्यूरिंग समर मंथ ड्यू टू द इंग्रीशन ऑफ सॉल्ट water from the sea the soil becomes saline, the salinity is washed off during the heavy monsoon rain। तो क्या होता है कि समर के टाइम क्या होता है कि हमारा सॉल्ट वाटर जो है सी से कहाँ आ जाता है, सॉइल में, और सॉइल को क्या बना देता है, सलाइन। क्योंकि हमें पता है कि वाटर का जो हमारा सॉल्ट वाटर है, सी का जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, इसीलिए वो क्या करता है, सॉइल जब उसको एब्जॉर्ब करती है तो सॉइल भी कैसा हो जाती है, सलाइन। बट ये जो सैलिनिटी जो है सॉइल की वो वॉश्ड ऑफ हो जाती है, यानी धुल जाती है जब मॉनसून आता है,
तो मानसून के वाटर से जो सॉइल में जो सैलिनिटी रह गई थी वो वॉश ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा फील्ड आर फ्लडेड ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सेप्टेम्बर, एट दैट टाइम राइस आर कल्टिवेटेड। तो फील्ड्स जो होती है वो फ्लडेड हो जाती है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ की मानसून आती है जो कि हमारी जून टू सितंबर में रहती है, उस टाइम हमें क्या करते हैं, राइस कल्टीवेशन करते हैं। Generally, manuring option are not necessary for Pokali farming system. The crop matures in about 120 days. The average yield of rice with traditional rice variety is 1500 kg per hectare. तो वो जो हमारा ट्रेडिशनल राइस वेराइटी है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, 150 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और कितने दिन के अंदर, 120 डेज के अंदर अंदर। फिश एंड प्राउन आर कल्चर आफ्टर इंटरमीडिएट हार्वेस्ट ऑफ राइस प्लांट। तो इसमें हमारा फिश और प्राउन को कल्चर किया जाता है जब राइस प्लांट की हार्वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल कल्चर सिस्टम परफॉर्म किया जाता है। आफ्टर प्लांट हार्वेस्ट वाटर इंटर्ड ऑन द फील्ड थ्रू हाई टाइड्स। तो जब हमारा प्लांट हार्वेस्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी टाइड्स इंटर करने लगती है फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा the young of fish and prawn are interfilled from near shore water along with the high tide। तो इस तरह में हम फिशेस को या फिर प्राउंस को इंट्रोड्यूस तो नहीं करते हैं इस सिस्टम में, बट क्या होता है, टाइड्स के साथ साथ, यानी सी का जो फिशेस और प्राउंस है वो क्या होती है, टाइड के साथ साथ क्या होती है, उस पैडी फील्ड में आ जाती है। These fields are rich in प्लैंकटॉन्स ओनिंग द डिकेइंग पैडी स्टम। तो इस तरह के फील्ड में क्या होता है, हमारा प्लैंकटॉन्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि फिशेस की ग्रोथ के लिए अच्छे, क्योंकि फिशेस प्लैंकटॉन्स ही खाते हैं। आफ्टर फिश एंड प्राउन हार्वेस्ट इन अ वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ। तो जब हमारा फिशेस और प्राउन को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो जो वाटर है उसको ड्रेन ऑफ कर दिया जाता है। सब्सिक्वेंटली द सलाइन नेचर ऑफ राइस field is nullified because of the monsoon rain and fields again fit for the rice cultivation। और उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, जब राइस फील्ड इज न्यूट्रीफाइड बिकॉज ऑफ द मानसून रेन एंड द फील्ड आर अगेन फिट फॉर द राइस, फिर से हमारा वो जो लैंड होता है वो फिर से नल फील्ड हो जाता है, और क्या होता है, फिर से नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए वो लैंड हमारा रेडी हो जाता है। तो ये हमारा थोड़ा ओरिजिनल पिक है, देखिए, पोकली कल्चर सिस्टम का, केरला का। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले टाइप के बारे में पढ़ाऊँगी।